नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में धीमी पड़ी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 28 नए केस, एक भी मौत नहीं। प्रदेश में 354 एक्टिव मरीज, रिकवरी रेट 95.98। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। बड़ी खबर इस वक्त की, पिछले 24 घंटे में 28 नए केस, एक भी मौत नहीं। रिकवरी रेट भी पहुंचा 95.98%, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक ने बढ़ाई चिंता। बड़ी खबर इस वक्त की, धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। उत्तराखंड में कोरोना अब हो रहा बेअसर, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को इस वक्त जो है भारी चिंता में डाल दिया है। कोरोना के मामले तो कम हुए हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद टेंशन अभी भी कम नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में 28 नए मामले आए सामने और एक भी मौत नहीं। 354 एक्टिव मरीज, रिकवरी रेट 95.98%। लेकिन इसके बावजूद डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस सामने आने के बाद अभी जो है फिक्र और ज्यादा बढ़ गई है। टेंशन अभी बरकरार है। केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना रूप बदल कर सामने आ रहा है और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, खतरनाक स्वरूप कोरोना का, अधिक संक्रामक जो है ये रूप कहा जा रहा है। उधर खटीमा के बंडिया क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याओं का बहुउद्देशीय शिविर में निस्तारण किया। कार्यक्रम में सांसद अजय टम्टा ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमने विधानसभा सत्र के दौरान सतत विकास को लेकर काफी बिंदुओं में गहन चर्चा की। सत्र के दौरान हमने कहा कि हमारी सरकार 3 बिंदुओं, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर काम करेगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने ऐलान किया है कि जल्द ही नानक मत्ता क्षेत्र में हेली सेवा शुरू की जाएगी, ताकि जो श्रद्धालु नानक मत्ता साहिब आना चाहते हैं उन्हें सहूलियत हो सके। उत्तराखंड के आपदा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में आपदा पर अजीबोगरीब बयान दिया है। धन सिंह रावत ने कहा कि आईआईटी रुड़की और अनुसंधान संस्थान के लोगों ने ऐसा ऐप बनाया है जिसके जरिए बारिश और आपदा के हाल की जानकारी मिल सकेगी। जिस क्षेत्र में आपदा होगी उस क्षेत्र में ऐप के जरिए से आपदा का पता लगाकर पहले ही टीमें तैनात कर दी जाएंगी। इतना ही नहीं, धन सिंह रावत ने कहा कि इस ऐप के जरिए अगर बारिश ज्यादा आती है तो उसको कम ज्यादा भी किया जा सकता है। लिहाजा मंत्री जी के इस तरह के बयान के बाद जाहिर है विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया तो जरूर आनी थी। तो पहले आपको आपदा मंत्री जी का बयान सुनवाते हैं, फिर क्या कुछ कहना है विपक्ष का ये भी सुनवाएंगे। एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी। और अपनी जितनी मशीनरी है हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। कि हम इसको देखते हैं कि भाजपा के बड़े नेताओं की जो मानसिकता है वो हास्यास्पद हो चुकी है। ऐसा लग रहे हैं कि लोग नेता सठिया गए हैं, जिनको ये पता नहीं कि ऐप का काम क्या होता है। ऐप का काम, कोई भी एप्लीकेशन तब डेवलप की जाती है, वो डेटा को एनालिसिस करके आपके सामने रिपोर्ट देती है कि आपको कहां पर क्या चीज़ हो रही है।
लेकिन जहां तक बादलों का सवाल है, कहां बारिश करानी है कहां नहीं करानी है, वो केमिकल के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जाती है। जैसे कई बार विदेशों में होता है और हमने ये खुद देखा, क्योंकि हम विदेशों में रहे हैं, कई बार वहां आग लगती तो आर्टिफिशियल वहां पर बारिश की जाती है। तो धन सिंह रावत जी को ये समझना चाहिए, पहले आईटी का थोड़ा ज्ञान ले लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे डेवलप की जाती है और किस लिए की जाती है। एप्लीकेशन का काम है डेटा को एनालिसिस करके आपके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ताकि सरकार उस पर एक्शन ले सके। लेकिन धन सिंह रावत जी कह रहे हैं कि ऐप जो है बादलों को आगे पीछे कर देगी, बारिश को आगे पीछे कर देगी, तो उनका अल्प ज्ञान प्रदर्शित होता है इससे। अब सरकार के पास एक ऐप है जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है। अब वो भारत सरकार के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार में बात करूंगा। अगर ऐसा ऐप है, बहुत अच्छी बात है, उसका प्रयोग उन्हें करना चाहिए उत्तराखंड में, ताकि जो आपदा आ रही है उस आपदा से लोग निजात पा सके। क्योंकि अगर यहाँ घनघोर बारिश होनी है तो उसको डाइवर्ट अगर वो कर सकते हैं तो करना चाहिए। अब ये तो जो है देवी आपदा प्रबंधन मंत्री ही बता पाएंगे कि वो ऐप उन्होंने अब तक छिपा के क्यों रखा, क्यों सार्वजनिक नहीं किया। लक्सर से गुजरने वाली 8 ट्रेनें निरस्त। बड़ी खबर इस वक्त की। मुरादाबाद मंडल ने 14 सितंबर तक रद्द की ट्रेनें। रायबरेली में रिमांड लिंक और रेलवे लाइन के दोहरीकरण के चलते रेलवे ने यह फैसला किया है। लक्सर से गुजरने वाली 8 ट्रेनें निरस्त। मुरादाबाद मंडल ने 14 सितंबर तक रद्द की ट्रेनें। बड़ी खबर इस वक्त की। लक्सर से गुजरने वाली 8 ट्रेनें निरस्त। मुरादाबाद मंडल ने 14 सितंबर तक रद्द की हैं ट्रेनें। रायबरेली में रिमांड लिंक और रेलवे लाइन के दोहरीकरण के चलते ट्रेनें हुई रद्द। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लक्सर से गुजरने वाली 8 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। 14 सितंबर तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। रायबरेली में रिमांड लिंक दोहरीकरण के कारण ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। 14 सितंबर तक ट्रेनें रद्द की गई हैं। मुरादाबाद मंडल की ओर से रायबरेली में रिमांड लिंक और रेलवे लाइन के दोहरीकरण के चलते ट्रेनों को किया गया है रद्द। लक्सर से ये बड़ी खबर। उत्तराखंड में सेब क्रांति के जन्मदाता हल्द्वानी नैनीताल के सुधीर चड्ढा किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। लगातार सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए दिन रात मेहनत कर किसानों के बीच रहकर किसानों को सेब की फसल कैसे उगाई जाए, कैसे किसानों की आमदनी बढ़े, इसे लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं सुधीर चड्ढा की मेहनत को देखकर बीजेपी संगठन के महामंत्री सुरेश भट्ट भी खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी संगठन महामंत्री सुरेश चड्ढा ने भी इस सेब की खेती करने वाले किसान की मेहनत को सराहा है और दूसरे किसानों को भी सेब की खेती की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर सुधीर चड्ढा का जोर है और जिस तरह से ये खेती कर रहे हैं उससे भारी मुनाफा भी ये कमा रहे हैं और इसी से प्रभावित होकर बीजेपी के महामंत्री सुधीर चड्ढा ने भी दूसरे किसानों को सेब की खेती करने की ओर आह्वान किया, प्रोत्साहित किया। और इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज बारिश के आसार, कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट किया है जारी। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, आज बारिश का आसार जो है जताया गया है। कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की मौसम को लेकर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी, भारी बारिश का आसार, कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। लोगों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह। और मंगलोर से हमारे सहयोगी राहुल सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जरा बताएं मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपदा विभाग ने
है उत्तराखंड में बारिश के जो आसार हैं उसके लिए अलर्ट किया है। तो वही अगर हम बात करें मंगलोर की, जो हरिद्वार के जो हरिद्वार जनपद में मंगलोर क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, यहाँ पर अभी इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त हल्की फुल्की जो है यहाँ पर बारिश हो रही है। और चूंकि जो यहाँ के देहात क्षेत्र है, किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र, तो इस वक्त अगर हम बात करें किसानों को, तो किसानों को बरसात की आवश्यकता है, क्योंकि हफ्ते ऐसे ज्यादा का समय बीत चुका है कि जो बरसात हुई है, लोगों की जो किसानों की जो फसलें है वो सूखती जा रही है। और यहाँ पर जो बरसात है, एक बरसात अगर कहें तो किसानों के लिए एक लाभकारी बरसात जो है सिद्ध होगी। जी तो राहुल, ये माना जाए कि यहाँ पर जो बारिश है वो आफत नहीं, राहत साबित होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो किसान जुड़े हुए हैं, देहात है, यहाँ पर जो बरसात होगी तो ये बरसात जो है लोगों के लिए एक राहत लेकर आएगी और गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। तो वही जो फसलें हैं, क्योंकि जो गंगा नहर से निकलना वाला पानी है, उससे लोगों के खेत की सिंचाई होती है, फसलों की सिंचाई होती है, वो भी पूरी तरीके से भी बरसात ज्यादा होने के कारण बंद है। तो केवल जो किसान है वो भी बरसात के ऊपर ही निर्भर है, और अगर बरसात हो जाती है तो जो फसलें हैं उनको भी एक बहुत जो लाभ मिलेगा, जिसको लेकर अभी जो किसान हैं वो बादल की ओर तक ही लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर किसान तो बारिश के इंतजार में है, लेकिन जो मौसम विभाग है उसने प्रभावित इलाकों से लोगों को दूर रहने की अपील भी की है, सलाह भी दी है। तो वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है? देखिए, उत्तराखंड में पूरे में जो है अलर्ट जारी किया गया है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें पूरी तरीके से जो है उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के द्वारा जो अलर्ट किया गया है, क्योंकि पहले भी जो बरसात हुई है उसका कहीं भूस्खलन और जो है बादल फटने की जो संभावना रहती है, तो उसको देखते ही जो उत्तराखंड शासन है उसके द्वारा अलर्ट किया गया है, जिससे क्या है कि भविष्य में या जो आने वाले समय है उसमें कोई भी किसी तरीके की घटना ना घट सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पर तो किसान बारिश के इंतजार में हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ये बारिश जो है फिर से आफत बरसा सकती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। सोनीपत का पहला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल व NABH द्वारा प्रमाणित अब हरियाणा सरकार ESI सुपर स्पेशलिटी व सभी कैशलेस पैनल पर उपलब्ध, जिसमें उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम के साथ अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU और मॉड्यूलर OT की सुविधा उपलब्ध है। कैंसर व अन्य लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ उत्तर मध्य भारत की पहली विश्व स्तरीय रूबीना मशीन उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, हर तरह के ट्रॉमा व न्यूरो सर्जरी। हमारा पता है 112/113 TP स्कीम 15 इजी डे के पीछे सेक्टर 14 सोनीपत। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। भारत विकास नहीं करता क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग भरते हैं और सब्सिडी लेने वाले 40% से भी ज्यादा लोग हैं। भुट्टे के चावल लेने हैं या इनकम टैक्स भरने वाली कैटेगरी में आना है। 50,000 रुपए महीने का टारगेट है,
तो आईसीएस पे पढ़कर सरकारी नौकरी लग जाओ। और 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो आईसीएस की फ्रेंचाइजी ले लो। तुम पढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। तुम कमाओगे तो देश तरक्की करेगा। देखिए आईसीएस रोजाना शाम 6:30 से 7 तक सिर्फ खबर फास्ट पर। आपके विधायक से सीधा सवाल, बावल के विधायक डॉक्टर बनवारी लाल के साथ विधायक का रिपोर्ट कार्ड। देखिए आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। देहरादून के विनोद चौधरी ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी की उनके युवाओं के प्रति जो सोच थी वो अब बदल चुकी है। पार्टी अब अपने दावों पर खरी नहीं उतर पा रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई नेताओं ने विनोद चौधरी को कांग्रेस में शामिल होने पर बधाई दी। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने देहरादून के रानी पोखरी में टूटे पुल पर बड़ा बयान दिया है। अजय कोठियाल ने कहा कि सरकार हमें जिम्मेदारी दे तो हम 48 घंटे के अंदर भानियावाला में वैकल्पिक पुल तैयार कर देंगे ताकि आवाजाही शुरू हो सके। उत्तराखंड की वर्किंग राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला जो मेन रास्ता है उसके ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पुल था रानी पोखरी और डोईवाला के बीच में, वो पुल टूट गया। 27 तारीख को ये पुल टूटा। आज 5 दिन हो गए हैं। क्योंकि लोग इस रास्ते को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और लोगों के अंदर चिंता है कि ये कैसे ठीक होगा, तो लोग ना परेशान हो रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो वो मेरे को भी अप्रोच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्नल साहब, आपने 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम करें, तो आप क्यों नहीं आते हैं और आप आगे आकर के इस मेन जो हाईवे है इसको पुल को रिपेयर करके ठीक करें। आज मेरा सुझाव है कि क्योंकि ये प्रोसेस हमने कर रखी है और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है और लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं कि शायद हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो हम सरकार को बोलते हैं इस ब्रिज को बनाने का तरीका, आप सबसे पहले तो इसके ऊपर टेम्परेरी बेली ब्रिज लगाइए, हमको टास्क दीजिए, हम बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी बने अपने एक्सपीरियंस को लेकर के आएंगे और वो ब्रिज लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रदेश में लगातार ढह रहे फ्लाईओवर पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। नवीन पीरशाला ने कहा कि प्रदेश में 5 साल में 32 पुल टूट चुके हैं और प्रदेश सरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अवैध खनन को लेकर भी नवीन पीरशाला ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है कि 5 साल में 32 पुल हुए, पुल टूटे और 27 जर्जर, लेकिन संख्या 27 नहीं है, जर्जर पुलों की संख्या सैकड़ों की संख्या में है। और आज हालत ये हो गई है उत्तराखंड में कि जब आप सड़क मार्ग से गुजरते हैं, अगर किसी पुल से गुजरना पड़े तो जनता को ये जानने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि क्या ये पुल कहीं भाजपा और कांग्रेस ने तो नहीं बनाए हैं।
अपने गठन के 21 साल में देवभूमि उत्तराखंड को 11 मुख्यमंत्री मिले और प्रदेश की सियासत बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की चुनावी पिच पर अपने दिल्ली मॉडल को लेकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। लेकिन क्या इस चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासी धरती पर जहां कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी सत्ता का सुख भोगा, हालांकि उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता का सिलसिला भी इन 21 सालों में बदस्तूर जारी रहा, लेकिन सत्ता की बागडोर कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में रही। उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों की भूमिका मौजूदा समय में ऐसी नहीं दिखती कि सत्ता की धुरी को अपनी ओर खींच सकें, लेकिन बावजूद इसके देवभूमि की सियासी तकदीर बदल सकती है। दरअसल इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ देवभूमि की सियासत में एंट्री मार चुकी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के सहारे पहाड़ की राजनीतिक जमीन पर विकास की फसल बोने का दावा कर रही है। एक बार सारनाथ, एक बार नागनाथ, दोनों आते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। इस चीज़ को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल घोषणा करी थी कि हमारी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, और सबसे पहले हमारी ही पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी घोषित कर दिए गए, जो हमारे चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल जी। और उससे बौखलाहट इतनी हो चुकी है भाजपा को कि आज आप देख रहे होंगे जगह जगह जो पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, कोई बैनर भी लगाए जा रहे हैं, वो भी फाड़े जा रहे हैं, और पूरा इसको तोड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी में उत्साह है और दिल्ली मॉडल का कॉन्फिडेंस भी, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी फिर से विक्ट्री रिटर्न से इतिहास बदलने का दावा कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से पूरे देश में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी इस बार हमने 57 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करा, अर्थात प्रदेश की जनता का, हमारे सैन्य बाहुल्य जितने क्षेत्र हैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में अटूट विश्वास है। तो मैं मानता हूं कि अब ये परंपरा खत्म हो चुकी है। जैसा हम लोग केंद्र में भी दोबारा सत्ता में आए, यहाँ पे भी उत्तराखंड में हम लोग ऐसी प्रचंड बहुमत से अब की बार 60 के पार इस नारे के साथ हम लोग प्रदेश में आने वाले हैं। हालांकि उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास ये कहता है कि हर 5 साल में सत्ता की बागडोर दूसरी पार्टी के हाथों में जाती है। शायद इसी इतिहास और समीकरण के सहारे कांग्रेस भी जीत को लेकर कम कॉन्फिडेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल तय है कि इस बार कांग्रेस आएगी, और आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा। आम आदमी पार्टी अभी घुटनों के बल चल रही है, अभी उसको खड़े होने में भी समय लगेगा, तो आम आदमी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी निगाह में तो वैसे भी ये बीजेपी की सब्सिडियरी है, बीजेपी की बी पार्टी है। हालांकि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड में अपनी जड़ें जमाने में लगी है। जिस चुनावी पिच पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का खेल देखने को मिलता था, उस चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी की दस्तक ने चुनावी खेल को त्रिकोणीय बना दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की परंपरा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही बरकरार रहती है, या फिर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जीत हासिल कर इस परंपरा को तोड़कर एक नया इतिहास लिखती है। खबर फास्ट के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।